हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, हमने फिजिक्स वाले बच्चों के लिए एक 10 डेज की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम डे 1 से लेकर के डे 10 तक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर कवर कराने वाले हैं। रोज एक या दो टॉपिक आपको उसके अंदर हम कवर कराएंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। और जो आप अभी तक आपने जो पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो डे 1 से लेकर के डे 10 तक की सारी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार उनको जरूर चेकआउट करें। अगर आप फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हो, उसको फिजिक्स के कोर्स को अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप हमारी ऐप पर जाकर के फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स खरीद सकते हैं। पीएससी पाई स्टडी सर्कल ऐप का जो ऐप है, ये हमारी, इसका नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल। प्ले स्टोर पर ये आपको ऐप मिल जाएगी और वहां से आप इसको इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में आप इसके अंदर फिजिक्स के कोर्स के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। फिजिक्स का जो कोर्स है, इसका जो फीस का प्राइस है वो आपका 599 है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। आप इसको एक बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर हमने दोनों ही मीडियम में पढ़ाया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो आप एक बार तो अपनी ये 10 डेज की सीरीज भी कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझनी है तो आप फिर इस कोर्स को जाके परचेज कर सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे कि मैकेनिकल वेव क्या होती हैं, यांत्रिक तरंगे हमारी क्या होती हैं। तो एक ऐसी वेव जिसको चलने के लिए, जिसको प्रोपोगेट करने के लिए, जिसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी वेव को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं, यानी यांत्रिक तरंगे कहते हैं। तो दीज आर द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, उन्हें यांत्रिक तरंगे हम कहते हैं। और ये वेव हमारी दो तरह की होती हैं। दीज वेव्स आर टू टाइप्स। ये तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहले का नाम है, फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव्स एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये हमारे दो नाम हैं, यहाँ पर दो टाइप की हमारी मैकेनिकल वेव हैं। ट्रांसवर्स वेव हिंदी में कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगे, और सेकंड है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुदैर्घ्य तरंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं। ये ऐसी वेव हैं जो ट्रांसवर्स वेव हैं। दीज आर द वेव्स इन विच पार्टिकल ओसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसके अंदर कुछ इस तरह से होता है कि इन तरंगों में कणों के कंपन करने की जो दिशा होती है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। यानी कुछ आप इसको इस तरह से, यहाँ पर मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। मान लो आपकी वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, ये वेव के जाने की डायरेक्शन, लेकिन पार्टिकल आपके बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे मोशन करेंगे। लेकिन जो हमारी डायरेक्शन जो प्रोपोगेट होगी वेव की, वो डायरेक्शन होगी ये। तो ये इसके ओसिलेशन की ये हो गई, और जो पार्टिकल आपके ओसिलेट करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे। लेकिन जो वेव बनती भी जाएगी, जो तरंग बनेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये, तो दोनों के अंदर क्या एंगल है, 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह की वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। जब ट्रांसवर्स वेव आपकी मूव करती है तो इसके अंदर आपके क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। जो सबसे, मान लो ये आपकी इस तरह की तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है, तो जो अपर पार्ट होता है मैक्सिमम हाइट वाला, उसको क्रस्ट कहते हैं। और जो लोअर पार्ट होता है, जो मिनिमम लोवेस्ट पॉइंट पर होता है, उसको क्या कहते हैं, हम ट्रफ कहते हैं। इसको हिंदी में शीर्ष कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम गर्त कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव जो है हमारी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आपको ट्रेवल करती है। ये तरंगे शीर्ष और गर्त के रूप में संचरित होती हैं। इसका मैं एग्जांपल बताऊं, पानी के सरफेस पर जो भी आपकी लहर बनती हैं, जो पानी की तरंगे बनती हैं, वो आपका ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। या आप कोई रस्सी ले लो, स्ट्रिंग ले लो, उसको ऐसे ऐसे हिलाओगे, उसके अंदर जो आपकी लहर या तरंग या फिर वेव जो बनेगी, वो किसका एग्जाम्पल, आपका ट्रांसवर्स वेव का। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आ जाता है, इसी के अंदर जो दूसरा टाइप था हमारा मैकेनिकल वेव का, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं कि अगर आपकी वेव की डायरेक्शन ये है तो पार्टिकल की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो कौन सी वेव होगी, वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग वो तरंग होती हैं जिसमें आपके जो कण हैं उनकी दिशा भी सेम होगी, और जो तरंग बनेगी उसकी जो गति है, उसकी जो दिशा है, वो भी क्या होगी, समान होगी। ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर अनुदैर्घ्य तरंगे हम कहते हैं।
अब देख लेते हैं जो लिखा हुआ है हमारे सामने, इफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ओसिलेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, जो वेव का मोशन होगा उसी डायरेक्शन में वो ओसिलेट करेंगे। दीज वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दीज वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। जैसे ये वाली क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चल रही थी ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव किस में चलती है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है आपका, कंप्रेशन का मतलब होता है आपका संपीड़न, और रेयर फ्रैक्शन का मतलब होता है आपका विरलन। ठीक है ना, विरलन या विरल भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव को हिंदी में बात करें, ये मतलब जो आपकी ऐसी तरंग होती हैं, ऐसी तरंगें होती हैं जिनके अंदर जो माध्यम के कण हैं वो तरंग की गति के दिशा में ही दोलन करते हैं, उसे अनुदैर्घ्य तरंग हम कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों का जो संचरण होता है वो संपीड़न यानी कंप्रेशन और विरलन के रूप में होता है। विरलन मतलब आपका रेयर फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे संपीड़न, विरलन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आपका क्या है। ये वो चीज़ है, देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको समझाई जा रही है। आपने पहले 9th क्लास में भी या कोई 8th 9th में पहले भी हो सके इसके बारे में पढ़ा हो। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, जब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं तो इसमें कुछ पहले पार्टिकल आपके एक जगह आ जाते हैं, वह डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद वो फिर आगे जाएंगे, फिर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। तो जहाँ काफ़ी सारे पार्टिकल, जहाँ डेंसिटी घनत्व ज़्यादा हो जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं हम कंप्रेशन, यानी यहाँ पर ये कंप्रेस हो चुके हैं, एक जगह संपीड़न हो चुके हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ से हट के एनर्जी को आगे पहुँचाएंगे तो फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, तो रेयर फ्रैक्शन बन जाता है, जिसको हम विरलन भी कहते हैं। फिर अगली बार फिर कंप्रेशन बनेगा, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न, फिर विरलन बनेगा। तो इस तरह से जहाँ आपके ज़्यादा कण होंगे वो आपका कंप्रेशन होगा, और जहाँ कम कण होंगे वो आपका रेयर फ्रैक्शन होगा। इसका एग्जांपल आपका साउंड वेव ट्रेवल इन एयर। हम जो बोल रहे हैं, जो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ये आपकी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के ही उसमें जाती है, इसी फॉर्म में ये चलती है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो मैकेनिकल वेव आपसे पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा मैकेनिकल वेव बताओ, आपसे पूछा जाएगा ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में आप समझाइए कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं। तो आपको बताना है ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती हैं जिनके अंदर पार्टिकल की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, किसकी डायरेक्शन के, वेव की डायरेक्शन के। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर बात करें तो इसमें पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी वेव की डायरेक्शन के। इनका एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। जो पानी की सतह पर जो आपकी वेव बनेगी, जो आपका वाटर की सरफेस पे बनेगी, वो कौन सी वेव है, आपकी ट्रांसवर्स वेव। और जो हम बोल रहे हैं साउंड कैसी, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक क्वेश्चन आपका इसके अंदर एग्जाम में काफ़ी बार ये भी पूछा गया है कि जो आवाज़ होती है, जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो हमारी किस तरह की, मतलब वो किस तरह की वेव है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपका आंसर क्या होगा वहां पर, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस तरह के इससे क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम के लिए बने हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसको नोट्स की जगह आप टर्म्स कर लोगे, ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसके अंदर कुछ बिंदु हैं हमारे, जैसे वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, और कुछ इनके एक दूसरे के आपस में कुछ रिलेशंस हैं। तो हम पहले इन एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझते हैं, जिससे हमें आने वाले टॉपिक्स में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पर हमें इन सभी का यूज़ होगा। तो हमने अलग से इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण पद हमने लिए हैं, जिनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जो हमें पढ़ना है वो हमारा वेवलेंथ है, जिसको हिंदी में तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो तरंग दैर्घ्य हम किसको कहते हैं? तरंग दैर्घ्य क्या होता है आपका, यहाँ से एक क्रस्ट है आपका, ये भी क्रस्ट है यानी शीर्ष है, ये भी शीर्ष। एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक की जो दूरी होती है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको क्या कहते हैं हम, वेवलेंथ कहते हैं। एंड हिंदी में क्या कहते हैं उसको, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये क्या है आपका, लैम्डा। लैम्डा एक ग्रीक वर्ड है ये आपका। तो हम ये कह सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, लगातार, क्रस्ट और ट्रफ। चाहे आप ट्रफ के बीच की भी डिस्टेंस ले सकते हैं या फिर क्रस्ट के बीच की भी ले सकते हैं।
लेकिन आप ऐसा करोगे, अगर क्रस्ट के यहाँ से नापोगे तो आपको अगली क्रस्ट तक ही लेना पड़ेगा, अगर ट्रफ के यहाँ से नापोगे तो अगली ट्रफ तक ही आपको ये लेना पड़ेगा। तो कोई से भी दो क्रस्ट के बीच की दूरी या फिर दो ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कह सकते हैं हम, वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्घ्य हम उसको कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम आपकी फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति क्या है, आवृत्ति किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। तो बेसिकली पर एक यूनिट टाइम में आप जितने भी चक्कर लगा लोगे उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे सपोज करो आपके पास जो है कोई वेव ने 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाए, तो 1 सेकंड क्या हो गया आपका यूनिट टाइम। उसने 10 चक्कर लगाए हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी उसकी 10 हो जाएगी, आवृत्ति कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप लिखोगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इकाई समय में दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब बात आ जाती है फ्रीक्वेंसी को हम किस चीज से दिखाते हैं, तो इसको म्यू से हम दिखाते हैं। इस तरह का कुछ सिंबल होता है हमारा, इसको हम फ्रीक्वेंसी का सिंबल है ये। कुछ बुक्स में आपको एफ भी लिखा होगा, एफ से भी इसको दिखा सकते हैं हम। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपका टाइम पीरियड का उल्टा होती है, तो 1/t इसका फॉर्मूला है। यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या इसका हर्ट्स है, जिसको हम HZ से दिखाते हैं। आपको जो कहीं अगर कोई फ्रीक्वेंसी अगर दे रखी है तो वहां पर HZ लिखा मिलेगा। HZ का मतलब क्या है आपका हर्ट्स है। तीसरा आपका टॉपिक आ जाता है आपका एम्पलीट्यूड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आयाम हम इसको कहते हैं। आयाम क्या है आपका, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से, मीन पोजीशन से कोई भी पार्टिकल है, ये आपकी वेव है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यही आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसी को एम्पलीट्यूड कहेंगे। चाहे ऊपर जा रहा हो या फिर वेव आपकी नीचे आ रही हो, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ये ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसी को क्या कहते हैं हम, एम्पलीट्यूड कहते हैं। हिंदी में बात कर सकते हैं तो हिंदी में क्या कहते हैं, तरंग के किसी कण द्वारा इसकी साम्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इंग्लिश में इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड को हिंदी में आयाम कहते हैं, और इसको ए से भी हम दिखा सकते हैं, कैपिटल ए से भी दिखा देते हैं और स्मॉल ए से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब बात करें अगले टॉपिक की तरफ, प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, संचरण नियतांक क्या होता है। तो आपका जो फेज है, किसी भी वेव का फेज यूनिट के हिसाब से जो चेंज हो रहा है उसी को हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं। आपको केवल इसका फॉर्मूला याद रखना है, कुछ डेरिवेशंस हम आगे करेंगे वहां पर यूज होगा। तो के का फॉर्मूला होता है 2π/λ, 2π/λ। कुछ जो हमने ये चीजें पढ़ी हैं इनके बीच में आपस में भी एक दूसरे के बीच में रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, कुछ इनके फॉर्मूलाज हैं, तो वो फॉर्मूले भी हमने यहाँ पर लिखे हैं। फॉर्मूला क्या है, एक होता है v = μ λ। म्यू क्या आपकी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा आपको पता है तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ को कहते हैं, और v क्या है वेलोसिटी, जिसको वेग हिंदी में कहा जाता है। एक वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो गया, वेग का फॉर्मूला, एक वेग का फॉर्मूला होता है λ/टाइम। लैम्डा मतलब वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य, टी का क्या मतलब टाइम पीरियड आवर्तकाल। टाइम पीरियड का मतलब क्या, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड हम कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। इसके बाद है आपका देखो एक फॉर्मूला है ओमेगा = 2π/t, ओमेगा = 2π/t फेज चेंज पर यूनिट टाइम। ये तो था आपका देखो फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, ये 2π का आपका एंगल है जो फेज एंगल है 2π, तो फेज चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, और ये फेज चेंज मतलब 2π/t। अब 1/t को क्या लिख सकते हैं, म्यू फ्रीक्वेंसी हमने अभी देखा था, 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा का 2π म्यू। ये फॉर्मूले यहाँ बताने का मेन मकसद ये है क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आने वाले टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे वहाँ भी इनका हम इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आपका कहाँ से आ गया। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको मेन तो 3 याद रखने हैं, चौथा भी देख लेना, केवल 1/t का इसी से ही ये बनाया गया है। तो यहाँ पर ये थे आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यहाँ पर ज़रूरी थी चैप्टर को समझने के लिए, चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। तो लगभग वो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। तो आज हमने पढ़ा है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। और मैकेनिकल वेव कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। हिंदी में जिसको अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वेवलेंथ है और आपका फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, रिलेशन जो है आपके संबंध बताए हैं।
तो ये कुछ आज मोटी मोटी जो भी हमने आपका जो डिस्कस कर लिया है, जो भी आज हमने पढ़ा है, इसमें जो है आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो आगे के टॉपिक हैं जो आपको जैसे कि बताए थे शुरू में चैप्टर जब हमने स्टार्ट करा था लास्ट क्लास में, उसमें सारे टॉपिक लिखवाए थे, तो आप ये सारे टॉपिक पहले लिख लिया करो, उसके बाद 1 बाय 1 एक एक करके आप इसको आगे बढ़ करके आप इसको तैयार कर सकते हो। टॉपिक लिखवाने का मेन मकसद ये है जिससे आपको एक क्लियरिटी रहे, आपके माइंड में एक इमेज रहे। तो आपको कोई भी चैप्टर अगर याद करना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका है कि पहले आप उसमें जितने भी टॉपिक हैं आप उनको याद कर लो, फिर 1 बाय 1 एक एक टॉपिक करके उनको अच्छे से याद कर लो। और याद ऐसा मत करो कि रट्टा मारो, पहले वीडियो को देखो, सुनो ध्यान से, उसको समझो है क्या, फिर उसको लिख करके देखो, अपने शब्दों में लिख करके देखो। हालांकि मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ही आपको लिखाता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चों को भी और हिंदी वाले बच्चों को भी किताबी भाषा में इतना ज़्यादा आपको मैं नहीं लिखवाता। तो ये सारी चीज़ें आपको करवा रहे हैं। बाकी आगे जो क्वेश्चंस होंगे, जो न्यूमेरिकल होंगे इनके अंदर, वो भी आपको कराए जाएंगे। जिस टॉपिक का न्यूमेरिकल होगा उसमें ही कराया जाएगा। ऐसे नहीं है बच्चे ये कहते हैं कि जो न्यूमेरिकल, सभी टॉपिक में न्यूमेरिकल आपके नहीं होते हैं। ठीक है, तो बस उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए, उसको और बार बार लिख करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।